Good morning everyone. Today we will discuss about reproduction in human being. तो बेटा देखिए इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे हमारी बॉडी ओल्डर होने लगती है, हम बड़े होने लगते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं. आवर हाइट हैज़ इंक्रीज कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम अर्ली एज टिल नाउ. वी एक्वायर टीथ, वी इवन लूज द ओल्ड एंड सो कॉल्ड मिल्क टीथ एंड एक्वायर न्यू वंस. ये जो चेंजेस है हमारी बॉडी में, ये जनरल प्रोसेस है, ये जनरल चेंजेस हैं जिसमें कि हमारी बॉडी टाइम टू टाइम लार्जर होती रहती है, साइज़ में इंक्रीज़ होती रहती है. बट साथ के साथ जैसे ही टीनेज ईयर्स होते हैं, जो 13, 14, 15, 16, इस तरीके से न्यू सेट ऑफ चेंजेस अकर्स आल्सो अपीयर इन आवर बॉडी दैट आर कॉमन टू बॉयज़ and girls. We begin to notice that thick hair grown in new parts of our body. हमारी बॉडी में बहुत सारे thick hair grown हो जाते हैं, जैसे कि armpits एरिया पर, genital एरिया में and between the thighs, which can also become darker in color. Thinner hair can also appear on the legs and arms as well as on the face. The skin frequently become oily and we might begin to develop pimples. We begin to conscious and aware of both our bodies and those of others in new ways. क्या बता रखा है यहाँ पर कि हमारी बॉडी में जो जनरल चेंजेस आते हैं वो तो सभी के बॉडी में आते ही आते हैं, साथ के साथ जो टीनेज होती है, जो प्यूबर्टी एज होती है, उसमें जो चेंजेस आते हैं वो इस तरीके से हैं कि आर्मपिट्स, जेनाइटल एरियाज में थिक हेयर्स की ग्रो हो जाती है. बाकी हेयर्स लेग्स और आर्म्स पर भी अपीयर हो जाते हैं बट वो थिन होते हैं. स्किन बिकम ऑयली, पिंपल्स आ जाते हैं और जो बच्चा है, जो टीनेजर्स है, वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है. ये इस तरीके के चेंजेस दोनों तरह की सेक्स में देखने को मिलते हैं, मेल एज वेल एज फीमेल. उसके बाद कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो कि स्पेशल गर्ल्स के केस में होती हैं और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो कि बॉयज़ के केस में होते हैं. गर्ल्स ब्रेस्ट साइज बिगिन टू इंक्रीज एंड डार्कनिंग द स्किन ऑफ द निपल्स एट द टिप्स ऑफ ब्रेस्ट. ऑल्सो गर्ल्स बिगिन टू menstruate at the time of puberty. Boys began to have new thick hair grown on the face and their voice began to crack. जो बॉयज़ की साउंड है वो वोकल कॉर्ड्स की वजह से क्या हो जाती है, क्रैक साउंड हो जाती है. प्रोट्रूडिंग पार्ट होता है बॉयज़ के गले में, जो वोकल कॉर्ड्स होता है वो उभरा हुआ होता है, प्रोट्रूडिंग होता है. फर्दर द पेनिस ओकेजनली बिगिन टू enlarge and erect either in daydreams or at night. उसके बाद आता है ऑल ऑफ दीज चेंज टेक्स प्लेस स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ एंड ईयर. किसी में भी जो प्यूबर्टी का टाइम है किसी भी सेक्स में वो फिक्स नहीं होता. इट डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, वेरी फ्रॉम मेल टू मेल और फीमेल टू फीमेल. बट जो गर्ल्स का टाइम है प्यूबर्टी का वो थोड़ा सा अर्ली होता है एज कम्पेयर टू बॉयज़. तो ये कोई एग्जैक्ट एज नहीं होती, ना ही किसी में जल्दी होती है, फास्ट होती है, किसी में धीरे होती है. ये वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, द रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ बिगेन टू स्लो डाउन, रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगेन टू मैच्योर. जनरल बॉडी ग्रोथ जो होता है, जनरल जैसे हाइट बढ़ना, ठीक है, इस तरीके की जो बॉडी ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है और रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगेन टू मैच्योर, वो फास्ट हो जाते हैं. दिस पीरियड ड्यूरिंग एडोलिसेंस इज कॉल्ड प्यूबर्टी. तो अगर प्यूबर्टी की डेफिनेशन आए तो ये होगी बेटा. उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पोर्शन विच प्रोड्यूस द जर्म सेल. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक वो पोर्शन होगा जो जर्म सेल को प्रोड्यूस करेगा और एक वो पोर्शन होगा, वो पार्ट होगा जो कि जर्म सेल को डिलीवर करेगा. अब क्वेश्चन ये आता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जर्म सेल होती क्या है. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जर्म सेल क्या होंगी, स्पर्म सेल जर्म सेल कहलाएंगे. तो यहाँ पर दो पार्ट होंगे, एक तो वो पार्ट जहाँ पर जर्म सेल मतलब स्पर्म फॉर्म होंगे, एक वो पार्ट जो कि जर्म सेल को, स्पर्म सेल को क्या करेगा, डिलीवर करेगा. उसके बाद द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल मतलब सेक्स सेल और स्पर्म टेक्स प्लेस इन द टेस्टीज. तो फॉर्मेशन कहाँ होगी, टेस्टीज में होगी. जर्म सेल की, स्पर्म की फॉर्मेशन कहाँ होगी, टेस्टीज में होगी. दीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, जो कि एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड लाइज करता है. किसमें, स्क्रोटम में. क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार कि जो टेस्टीज है वो कहाँ लाई करती हैं, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन द स्क्रोटम. ओके.
टेस्टिस का फंक्शन क्या होता है? स्पर्म की फॉर्मेशन करना। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो स्क्रोटम आउटसाइड द बॉडी लाई करती है वो क्यों करती हैं? क्योंकि स्क्रोटम का टेम्परेचर, जो टेस्टिस का टेम्परेचर है वो लोअर टेम्परेचर होता है, लोअर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। मान लो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री, मान लो क्या हमारी बॉडी का फिक्स टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो इसलिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक लोअर होता है। मतलब स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए 34.5 टू 35 डिग्री सेल्सियस की नीड होती है स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। किस चीज़ की? टेम्परेचर की नीड होती है। उसके बाद एक हार्मोन होता है जो कि हमारी बॉडी में स्पर्म की फॉर्मेशन में भी हेल्पफुल है, और जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेल के अंदर डेवलप होते हैं उसके लिए भी जरूरी है। उस हार्मोन को बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। उस हार्मोन को क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन का क्या फंक्शन होता है? टेस्टोस्टेरोन ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द अपीयरेंस सीन इन द बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पर बॉयज की बॉडी में जो भी चेंजेस आते हैं जिनको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, उन सभी चेंजेस को लाने में कौन हेल्पफुल होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि टेस्टीज ही सिक्रीट करती हैं। ओके। उसके बाद डायग्राम में देखिए ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। टेस्टिस में स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, मेल जर्म सेल बनती हैं, स्क्रोटम में टेस्टिस लाई करती हैं। टेस्टिस में स्पर्म की फॉर्मेशन होने के बाद वोस डेफरेंस की हेल्प से स्पर्म यहाँ से डिलीवर होता है। उसके बाद एक ग्लैंड इन्वॉल्व होती है, दैट इज सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। दो ग्लैंड हैं यहाँ पर, सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती हैं? अपने सिक्रीशंस को स्पर्म में ऐड कर देती हैं ताकि स्पर्म को क्या मिल सके? न्यूट्रिशन मिल सके, और स्पर्म क्या आ सके? फ्लूइड में आ सके, ताकि उसके अंदर, उस फ्लूइड के अंदर स्पर्म का जो मूवमेंट है वो क्या हो जाए? ईजियर हो जाए। उसके बाद सेम प्रोस्टेट ग्लैंड, मतलब ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर से किसकी फॉर्मेशन होती है? यूरिन की फॉर्मेशन होती है। यहाँ से क्या आते हैं? स्पर्म डिलीवर होके आते हैं। तो नेक्स्ट ये क्या है? यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा मेल की बॉडी में कॉमन पैसेज होता है फॉर स्पर्म एज वेल एज फॉर यूरिन, इसीलिए यूरेथ्रा को क्या बोलते हैं मेल की बॉडी में? यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, क्योंकि ये यूरिन के लिए भी और स्पर्म के लिए भी कॉमन पैसेज होता है। उसी के साथ यहाँ पर बता रखा है, देखिए ध्यान से, द स्पर्म फॉर्म्स आर डिलीवर्ड through the vas deferens which unite with the tube coming from urinary bladder. The urethra thus form a common passage for the sperm and the urine. Along the path of the vas deferens, glands like prostate glands, seminal vesicles add their secretions so that sperm are now in a fluid which make their transport easier, and this fluid also provide nutrition to the sperm. यहाँ से क्वेश्चन हर सेकेंड ईयर आने के जरूर चांसेस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल्स। ओके। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरह ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जर्म सेल होती थी, ऐसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जर्म सेल होती है जिनको कि क्या बोलते हैं? एग बोलते हैं, और जो कि कहाँ फॉर्म होते हैं? ओवरी में। कभी कभी क्वेश्चन आ जाते कि ओवरी का फंक्शन मेल में किसके जैसा होता है? तो मेल में टेस्टीज के जैसा, फीमेल में ओवरी का फंक्शन होता है, क्योंकि ओवरी भी एग को, मतलब फीमेल जर्म सेल को फॉर्म करती है, और टेस्टिस मेल जर्म सेल को फॉर्म करती है, दैट इज स्पर्म। इसी के साथ ये भी सेम हार्मोन भी रिलीज करती है, ओवरी भी हार्मोन रिलीज करती है जिसको कि क्या बोलते हैं? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन। यहाँ पर डायग्राम देखें, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बहुत बार एग्जाम में आ जाता है, और लेबल करना तो जरूर सीखेगा। ओवरी, ओवरी के साथ कितनी है? ओवरी नंबर में 2। टेस्टिस में नंबर में कितनी होती है? 2 होती है। ओवरी भी क्या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है जो कि सबसे पहले क्या फॉर्म करता है? एग फॉर्म करता है। ओवरी के साथ में क्या अटैचमेंट है? ओविडक्ट, और ओविडक्ट का दूसरा नाम क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब होता है।
यहाँ पर देखिएगा ये क्या है, यूट्रस है, यूट्रस की ये लाइनिंग है, ये सर्वाइक्स है और ये नेक्स्ट क्या है, वेजाइना। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ओवरी के अंदर जब भी कोई फीमेल मतलब जो गर्ल बेबी है वो बोर्न होती है, जब भी कोई गर्ल बेबी बोर्न होती है तो उसकी ओवरी में थाउजेंड्स ऑफ क्या होते हैं, एग्स होते हैं। बट जब वो प्यूबर्टी की एज में आती है तो वो एग्स धीरे धीरे करके मैच्योर होने लग जाते हैं और हर एग एवरी मंथ यहाँ पर ओविडक्ट में या फेलोपियन ट्यूब में एक दिन के लिए रहता है। अगर मेल और फीमेल की मेटिंग होती है, मेल और फीमेल की मेटिंग होती, कॉपुलेशन होता है, तो यहाँ पर एक दिन के लिए क्या रहेगा, एग रहेगा। और अगर यहाँ पर यूट्रस के थ्रू स्पर्म आता है तो क्या हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन। तो क्वेश्चन आएगा कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, तो आप क्या बोलेंगे, ओविडक्ट में या फेलोपियन ट्यूब में क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल जब फ्यूज करते हैं तो क्या बनती है, जाइगोट बनता है। मतलब उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जाइगोट बनने के बाद वो जाइगोट कुछ दिन के बाद कहाँ इम्प्लांट हो जाएगा, यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो जाएगा। और यहीं पर वो किस फॉर्म में, एम्ब्रियो की फॉर्म में, एम्ब्रियो से फिटस की फॉर्म में, फिटस से बेबी की फॉर्म में ग्रो होता रहेगा। और क्वेश्चन आ जाएगा कितना गस्टेशन पीरियड होता है। गस्टेशन उस पीरियड को बोलते हैं कितने समय तक कोई बेबी मदर वोम में रहता है, मतलब यूट्रस में रहता है। तो गस्टेशन पीरियड का एग्जैक्ट टाइम होता है 266 डेज, बट 280 डेज भी कंसीडर करते हैं आफ्टर द मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके बाद यहाँ पर आएगा कि जो एम्ब्रियो है वो न्यूट्रिशन लेगा, मदर्स के ब्लड से लेगा न्यूट्रिशन, और उस मदर के ब्लड की हेल्प से लेगा। बट एक स्पेशल टिश्यू होता है जिसको कि क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। दिस इज अ डिस्क विच इज एम्बेडेड इन द यूट्राइन वॉल। यूट्राइन के अंदर मतलब यूट्रस के अंदर क्या होती है, प्लेसेंटा होती है। प्लेसेंटा के अंदर बहुत सारी विलाई होती है जो कि उसकी वजह से उसका क्या बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, मतलब गैसियस का एक्सचेंज बहुत अच्छे से होता है। तो बेबी को जो भी यूट्रस के अंदर जो भी एम्ब्रियो है, जो भी फिटस है, उसको जो भी ग्लूकोज की, ऑक्सीजन की, जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है वो प्लेसेंटा के थ्रू लेता रहता है। और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट उसकी बॉडी में बनता है उसको रिमूव भी किसकी हेल्प से करता है, वो प्लेसेंटा की हेल्प से ही करता है। ये मैंने आपको बता दिया। गस्टेशन पीरियड अबाउट अप्रोक्सीमेटली कितने मंथ होता है, 9 मंथ। ओके। उसके साथ क्वेश्चन आता है कि व्हाट हैपन व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। क्या होगा अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा। हमने बोला है एग इज नॉट, इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज तो फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में वो कितने दिन के लिए रहेगा, एक दिन के लिए। अगर वो फर्टिलाइजेशन वहाँ पर नहीं होती, मेल और फीमेल की मेटिंग नहीं होती, तो हर महीने जो कि एवरी मंथ टू रिसीव फर्टिलाइज्ड एग, यूट्रस उस फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए मैच्योर होएगी। बट अगर वहाँ पर फर्टिलाइज्ड एग नहीं आता तो वो जो लाइनिंग है उसकी थिक लाइनिंग है जो कि स्पंजी लाइनिंग है, वो इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग वेजाइना से रिमूव आउट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस की फॉर्म में। तो ये ऐसा एवरी मंथ होगा जिसको कि क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुएशन बोलेंगे। और ये कितने से कितने दिन के लिए होती है, 2 to 8 डेज के लिए। इट वैरी फ्रॉम फीमेल टू फीमेल। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। किसी भी फैमिली में जो कि मेल पे फीमेल पर कभी कभी फैमिली प्लानिंग करने के लिए क्या किया जाता है, अलग अलग तरीके के प्रेशर्स अप्लाई किए जाते हैं। हर फैमिली में अलग इशू क्रिएट हो जाता है, किसी की फैमिली किसी के भी माइंड पर प्रेशर अप्लाई किए जाते हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या होगा कि जो मेल और फीमेल हैं, जो बॉयज़ और गर्ल्स, वो मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए फॉर अ फैमिली प्लानिंग, फॉर अ हैविंग अ चिल्ड्रन। ओके। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कि जो भी डिजीज़ होती हैं, कुछ ऐसे डिजीज़ होते हैं जिनको बोलते हैं एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। वो दो तरीके की होती हैं, एक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती हैं, दूसरा वायरल इन्फेक्शन होते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के एग्जाम्पल दो हैं, गोनेरिया और सिफेलिस। और वायरल इन्फेक्शन के एग्जाम्पल भी दो हैं, वार्ड्स एंड HIV एड्स। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके। तो बैक्टीरियल पूछेंगे एसटीडी क्या होते हैं, दीज आर दोज डिजीज विच कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन विद द हेल्प ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। ओके। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन गोनेरा एंड सिफेलिस, वायरल इन्फेक्शन वार्ड्स एंड HIV एड्स। HIV की क्या फुल फॉर्म होती है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एड्स की क्या फुल फॉर्म होगी, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम।
इसी के साथ नेक्स्ट है कि जो भी फीमेल, अगर कोई फीमेल प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहती है, वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है, उसकी हेल्थ पर प्रेगनेंसी एडवर्स इफेक्ट डालेगी, मतलब बुरा इफेक्ट डाल रही है, तो वो फीमेल प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो क्या कौन से मेथड अप्लाई करेगी? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो अलग अलग तरीके के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। सबसे पहले आता है बैरियर मेथड, जिसको कि क्या बोलते हैं? मैकेनिकल बैरियर बोलते हैं। सो दैट स्पर्म डज नॉट रीच द एग, ताकि स्पर्म एग से मिले ही ना। इसमें एग्जाम्पल है कॉन्डोम्स ऑन द पेनिस एंड सिमिलर कवरिंग वॉन्स इन द वेजाइना कैन सर्व दिस पर्पज। अनदर कैटेगरी, दूसरा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है हार्मोनल बैलेंस, मतलब टैबलेट्स, ये ओरल भी हो सकती हैं पिल्स और वेजाइनल पिल्स भी हो सकती हैं। तीसरा वो बता रहा है कि इसका जो ओरल पिल्स होती हैं इनके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि इनमें स्टीरॉइड्स होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं। तीसरा इफेक्ट कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस उसने बताया है, मेथड उसने बताया लूप्स और कॉपर टी भी यूज कर सकते हैं, बट इसका भी साइड इफेक्ट पड़ सकता है फीमेल की बॉडी में, जो कि इरिटेशन वगैरह हो सकता है यूट्रस के अंदर। फोर्थ है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में आएगा वेस्कटोमी और ट्यूबेक्टोमी। अगर वेस्कटोमी कब होगा? जब वॉस डिफरेंस कट किया जाएगा और ब्लॉक कर दिया जाएगा मेल की बॉडी में। ट्यूबेक्टोमी कब होगा? जब फैलोपियन ट्यूब को कट करके ब्लॉक्ड किया जाएगा किसकी बॉडी में? फीमेल की बॉडी में। इसी के साथ सर्जिकल मेथड कंप्लीट होता है, जो कि सर्जिकल मेथड सेफ होता है और लंबे समय तक चलता है। उसके बाद हमारा है लास्ट कि कुछ लोग इलीगल सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन कराते हैं फीमेल फिटिसाइड्स के। इसकी वजह से जो मेल और फीमेल का जो सेक्स रेशो होता है वो क्या हो जाता है? मेंटेन्ड नहीं रहता, वो इम्बैलेंस होता है। इसकी वजह से चाइल्ड सेक्स रेशो डे बाय डे क्या होती जा रही है? डिक्लाइन होती जा रही है एट एन अलार्मिंग रेट। मतलब ये एक सीरियस इशू होता जा रहा है, जो कि पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन कराना प्रोहिबिटेड है बाय लॉज, मतलब हम इसको कानूनन तौर पर प्रोहिबिटेड मानेंगे। ओके, उसके बाद वो बोल रहा है कि जो रिप्रोडक्शन है वो बर्थ और डेथ रेट में बहुत ज़्यादा बैलेंस मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है। इसलिए मतलब वो हमारी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए भी ज़रूरी होता है और बर्थ और डेथ को भी मेंटेन करने के लिए भी ज़रूरी होता है। इसी के साथ हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।